हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से ली गई कविता कन्यादान के विषय में, जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है। और यह बहुत ही प्यारी सी कविता है और बहुत सी दिल को छू लेने वाली कविता है। कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। इसमें कवि ने नारी को अपनी बेड़ियों को, जो उसकी जंजीरें हैं, जो उसकी बेड़ी हैं, जिन बंधनों में वह बंध जाती है, उसको समझने की प्रेरणा दी है। उसका कहना है कवि का कि जो नारी है, नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, उसके गहने, वस्त्र आदि उसे गुलाम रखने के नए नए ढंग है, वह इन चीज़ों में जकड़ जाती है, इनके मोह में पड़ जाती है और जिसकी वजह से तकरीबन हर तरह की ज़्यादती बर्दाश्त करती रहती है। नारी इन्हीं जालों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। कभी कभी तो वह पुरुषों द्वारा या ससुराल द्वारा जला भी डाली जाती है। यदि नारी अपनी इन्हीं कमज़ोरियों के प्रति जागरूक हो जाए और अपनी कोमलता और सरलता के प्रति सजग हो जाए तो वह शक्तिशाली बन सकती है। कवि ने इस कविता में कन्या को अबोध कहा है। वह कन्या विवाह से पूर्व विवाह के सुखों की कल्पना तो करती है, लेकिन जो आने वाली जिम्मेदारियां और जो दुख हैं उससे परिचित नहीं होती। अतः वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुन सुनकर सारी घर गृहस्थी का बोझ अपने सिर पर उठाने को तैयार हो जाती है और हर तरह की ज्यादती ससुराल वालों की बर्दाश्त करती रहती है। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इतना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि ने कन्या विवाह के पश्चात उसकी बेटी को ससुराल भेजते समय जो उसकी माँ की अंतर्वेदना होती है, उसकी माँ का दुख होता है, जो स्वाभाविक है, उस वेदना को चित्रित किया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका माँ का। कवि कहता है कि कन्यादान करते समय माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक था, प्रामाणिक, स्वाभाविक था। लड़की को दान में देते वक्त, दान में देना, लड़की को विदा करना, अर्थात लड़की का कन्यादान करना, कन्यादान करते समय जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता था माँ को जो कन्या थी वही उसकी एकमात्र पूंजी थी, क्योंकि जो कन्या थी वह उसके सुख दुख की साथी थी, वह अपने सुख दुख की सारी बातें उससे बांट सकती थी। तो ऐसे लगता था जीवन भर की पूंजी जो उसने संचित कर रखी थी वह आज किसी को दान में देने जा रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी। माँ का दुख स्वाभाविक इसलिए था, नेचुरल इसलिए था, क्योंकि जो वह लड़की थी वह भी अबोध थी, सरल और भोली भाली थी। वह दुनिया को अधिक समझ नहीं पाती थी, अभी इतनी भोली सरल थी, क्योंकि जो दुनिया है वो स्वार्थ से भरी हुई है, तो स्वार्थी दुनिया को वह समझ नहीं सकती थी। वह सरल और भोली भाले स्वभाव की थी, इसलिए माँ का दुख स्वाभाविक था, प्रामाणिक था कि उसकी बेटी इस स्वार्थी संसार में किस तरह अपने आप को स्टेबल कर पाएगी। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। आभास, आभास होता है महसूस करना, दुख बाँचना मुहावरा है, बाँचना होता है पढ़ना। जो कन्या थी, कन्या को ससुराल पक्ष की जो कठोर सच्चाइयाँ होती हैं, या जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, उसके बंधनों का अधिक ज्ञान नहीं था। तो उसे विवाह के सुख का आभास, विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास था। वह काल्पनिक जीवन में जी रही थी कि विवाह के पश्चात सुख भरा जीवन होगा, किंतु विवाह जीवन के जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो दुख होते हैं, वह उन दुखों को पढ़ना नहीं जानती थी, उसका एहसास उसे नहीं था। वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी, जो कि अस्पष्ट थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका होता है पढ़ने वाली। धुंधला, अस्पष्ट, ठीक से दिखाई ना देना। लयबद्ध, लयबद्ध होता है लय में बंधी हुई। धुंधला, जिस तरह से शाम का टाइम होता है, अंधेरा होने वाला होता है और थोड़ा थोड़ा दिन होता है, तो धुंधला का होता है, हमें कोई भी पिक्चर क्लियर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही कन्या को अपने आने वाली जीवन की जो पिक्चर थी, तस्वीर थी, वैसे क्लियर नहीं थी, वह अस्पष्ट थी। उसे तो केवल क्या था कि सुख में छिपे हुए दुखों को उसको समझ नहीं थी। केवल वैवाहिक जीवन की एक अस्पष्ट थी, धुंधले प्रकाश की एक अस्पष्ट सी एक झलक थी।
अपने आने वाले जीवन के बारे में उसे बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। वह तो एक कल्पना लोक में जी रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वह तुकों और लय से बंधी हुई काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, अर्थात उसे विवाह के केवल कुछ सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। उसे विवाह के पश्चात मिलने पड़ने वाली जिम्मेदारियां या किसी भी प्रकार का अगर दुख उसके ऊपर आ जाए, इन सब का ज्ञान नहीं था। वह तो केवल एक सुखद एहसास में जी रही थी। कन्या ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में कन्या की माँ कन्यादान करते समय अपनी बेटी को कुछ शिक्षा देती है, उसे सीख देती है कि तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मोहित मत होते रहना। पानी में झांककर, पानी में झांकना मतलब दर्पण में अपना चेहरा देखना, शीशे में अपना चेहरा देखकर उस पर प्रसन्न मत होना, अपने चेहरे पर रीझना मत। रीझना मीन्स अपने चेहरे पर मोहित होना मत होना या प्रसन्न मत होना। इसका अर्थ यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे तो तुम उनकी आंखों में अपनी सुंदरता की प्रशंसा देखकर अपने पर मोहित मत होना, नहीं तो यही तेरे बंधन के कारण बन जाएंगे और यही तुम्हारी परेशानी के कारण बन जाएंगे। माँ बेटी को आगे समझाते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ जो थी, माँ को अपने जीवन का अनुभव था। अक्सर उसने सुना था, पढ़ा था या देखा था कि बहुओं को दहेज के लालच में आकर जला दिया जाता है या उनको जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो माँ ने अपने अनुभव के आधार पर बेटी को समझाते हुए कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, कि आग से बचकर रहना। जो आग होती है वह रोटियां पकाने के लिए होती है, सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, जल मरने के लिए नहीं। अर्थात तू सावधानी से अपनी घर गृहस्थी को संभालना, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर कोई अत्याचार तुम्हारे ऊपर ससुराल वाला करता है तो उन अत्याचारों को मत सहन करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, शाब्दिक भ्रम होता है जिस तरह से शब्दों के भ्रम के द्वारा संदेह फैला दिया जाता है, बातों के द्वारा संदेह फैला दिया जाता है, ऐसे ही सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण और गहने क्या होते हैं, स्त्रियों के जीवन को बांध देते हैं। तुम्हें भी ससुराल में सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, लेकिन तुम उनके भ्रम में, उनके छलावे में, धोखे में मत रहना। अक्सर ससुराल वाले इन वस्तुओं को गिफ्ट करके, उपहार में देकर अपनी मनमानी कराते हैं, इसलिए तुम इन बंधनों में मत पड़ना। ये चीज़ें बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के एक प्रकार के अस्त्र होते हैं। तो जिस तरह से शब्दों के जाल से संदेह उत्पन्न हो जाता है, कोई कोई व्यक्ति अपने शब्दों से दूसरे को भ्रम में डाल देता है, ऐसे ही कपड़े और गहनों का भी भ्रम हो जाता है। ससुराल के लोग तुझे प्यार करते हैं तो वास्तव में प्यार के पीछे उनकी कोई ना कोई मंशा होती है। अपनी बेड़ियों को, अपने बंधनों को अच्छी तरह से समझ लेना। बड़ी अच्छी पंक्ति हैं आगे। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को सलाह दी, एक शिक्षा दी कि तुम लड़की होना, कि लड़कियों की तरह स्वाभाविक गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। सरल, भोली, निश्चल रहना, लड़कियों जैसा मर्यादित व्यवहार करना, कोमलता के गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन अगर ससुराल वाले में से कोई तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करता है तो तुम अपनी दुर्बलता के नीचे दबकर मत रहना, अपनी दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना, नहीं तो सब ससुराल वाले तुम्हारी सरलता को देखकर तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करेंगे। तो तुम उस समय लड़कियों के स्वाभाविक गुण को त्याग कर उन अत्याचारों का सामना करना और अपना वर्चस्व बनाना। तो इस तरह से वर्तमान युग के हिसाब से माँ का बेटी को इस तरह की सीख देना बिल्कुल अनुकूल है, ताकि उसकी सरलता का कोई भी गलत फ़ायदा ना उठाया जा सके। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही प्यारे शब्दों में माँ के भावों को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आई होप आप सबको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।